So today we will start with section 225, that is chapter 18, trial before a court of sessions. Okay, so this is chapter 18 of the CRPC that specify about the trial before a court of sessions. इस चैप्टर के अंदर सिर्फ सेशंस कोर्ट के अंदर ट्रायल कैसे चलेगी उसके बारे में बताया गया है. ओके, section 225, this is very formal, that trial to be conducted by public prosecutor. In every trial before a court of session, the prosecution shall be conducted by the public prosecutor. Section 226, opening case for prosecution. When the accused appears or is brought before the court in pursuance of a commitment of a case under section 209, the prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposed to prove the guilt of the accused. ठीक है, प्रोसिक्यूशन बताएगा कि अक्यूज के सामने क्या चार्ज है और कौन कौन सा उसके अगेंस्ट में एविडेंस है. ये बताने के बाद ट्रायल स्टार्ट होगा. उसके बाद जब डॉक्यूमेंटरी एविडेंस प्रोसिक्यूशन जो है सबमिट कर देता है, उसके बाद जो स्टेज आता है वो स्टेज है डिस्चार्ज का. दैट इज सेक्शन 227. ये डिस्चार्ज सिर्फ सेशंस ट्रायबल केस के लिए है. ये सेक्शन, देयर आर 3 डिफरेंट सेक्शंस फॉर डिस्चार्ज. सेक्शन 227 जो है वो सिर्फ सेशंस केस के अंदर डिस्चार्ज के लिए है. दैट सेज इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस and documents submitted therewith, and after hearing the submissions of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for doing so. ठीक है, जब डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल होती है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि आरोपी के खिलाफ जो है सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है, तब जज क्या करता है, उसको डिस्चार्ज करता है. और डिस्चार्ज करने के लिए उसको रीजंस देना, रिकॉर्ड करना वो जरूरी है, कंपलसरी है. ओके, डिस्चार्ज जब चार्ज फ्रेम हो जाता, डिस्चार्ज हो जाता है या नहीं होता है, एप्लीकेशन डिसाइड हो जाएगी, उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, चार्ज फ्रेम करेगी. तो जब भी आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करनी है, वो चार्ज फ्रेम डिस्चार्ज एप्लीकेशन चार्ज फ्रेम होने के पहले होगी, उसके बाद नहीं होगी. सेक्शन 228 है, if after such consideration and hearing the aforesaid, the judge is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offense, which, अब A है, is not exclusively triable by the court of sessions. जब को जज है, कोर्ट उसको लगता है कि ये जो ट्राइबल ऑफेंस है ये ट्राइबल बाय सेशंस कोर्ट नहीं है, ए के अंदर वो बताया है, तब वो क्या करेगा, ही में फ्रेम द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज, मतलब वो चार्ज फ्रेम करेगा अगेंस्ट द अक्यूज, एंड बाय ऑर्डर ट्रांसफर द केस फॉर ट्रायल टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एनी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, एंड डायरेक्ट द अक्यूज टू अपीयर बिफोर द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ठीक है, सेशंस कोर्ट ने क्या किया, सेशंस कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया, चार्ज फ्रेम करने के बाद ट्रांसफर कर दिया चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कि आप इसका केस चलाओ. Or as the case may be, the judicial magistrate of the first class on such date as he deems fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted on a police report. ठीक है, हमने आगे की जो सेक्शन थी उसमें देखा था कि कमिटल कैसे होगा. कमिटल मतलब मैजिस्ट्रेट कोर्ट में से सेशंस कोर्ट में केस ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो ट्राइबल बाय सेशंस कोर्ट है. लेकिन जब सेशंस कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये केस जो है सिर्फ ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, तब वापस सेशंस कोर्ट भी सेक्शन 228(1)(a) के अंदर वापस से मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर सकती है. अब बी है, इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट, ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज. जब जज को लगता है कि वो सेशंस ट्राइबल के जो ऑफेंस है, तब जज क्या करेगा, उसको चार्ज फ्रेम करेगा. सब सेक्शन 2 है, वेयर द जज फ्रेम्स एनी चार्ज अंडर subclause B of subsection 1, the charge shall be read and explained to the accused, and the accused shall be asked whether he pleads guilty of the offence charged or claim to be charged. जब कोर्ट को ऐसा लगा कि सेशंस ट्राइबल है और उसने चार्ज फ्रेम किया, चार्ज फ्रेम करने के बाद उसको चार्ज को रीड किया जाएगा और आरोपी को उसको एक्सप्लेन की भी किया जाएगा अक्यूज को. ठीक है, और अक्यूज से पूछा जाएगा कि दैट यू प्लीड गिल्टी और यू क्लेम टू बी ट्राइड.
ओके 229 है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। सब सेक्शन 2 में 228 में हमने देखा कि उसको गिल्टी का पूछा जाएगा और वो एक्सेप्ट करता है, तब क्या होगा, सीधा कन्विक्शन हो जाएगा 229 के अंदर। इफ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयरऑन। ठीक है, प्लीड होकर उसने गिल्टी किया है तो अक्यूज को क्या होगा, कन्विक्शन हो जाएगा, जो भी कोर्ट को ठीक लगता है वो कन्विक्शन। सेक्शन 230 है डेट फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ एविडेंस। इफ द अक्यूज रिफ्यूजेस टू प्लीड, अगर अक्यूज ने मना किया है, चार्ज को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसने बोला है कि मुझे केस चलाना है, और डज नॉट प्लीड और क्लेम्स टू बी ट्राइड और इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229, the judge shall fix a date for examination of the witnesses and may on the application of the prosecution issue any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or other thing। ठीक है, क्या होगा, एविडेंस लेने का डेट फिक्स किया जाएगा और उस दिन के लिए विटनेसेस को समन्स किया जाएगा। देन सेक्शन 231 है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। On the date so fixed, the judge shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution। जो भी प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट में जितने भी एविडेंसेस है वो एविडेंसेस एग्जामिन होना शुरू हो जाएंगे। अब 2 है द जज में in his discretion permit the cross examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross examination। ठीक है, अब ये जज को डिस्क्रिशन है यहाँ पर कि जो विटनेस एग्जामिन हुआ है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन अभी नहीं हो, लेकिन कुछ और विटनेसेस जो है जो जरूरी है उनका भी एग्जामिनेशन हो जाए पहले, उसके बाद सबका साथ में क्रॉस एग्जामिनेशन हो। अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। जब विटनेस आता है उसका उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उसके इमीडिएटली उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है। लेकिन फर्दर यहाँ पर जरूरी ये है कि जज को अगर लगता है तो रिकॉल कोई विटनेस को करना है तो भी वो यहाँ पर इस सेक्शन में पावर है कि वो कर सकता है। अब यहाँ पर एक सेक्शन है अक्विटल। ठीक है, ये जो पावर है इस सेक्शन के अंदर वो मैजिस्ट्रेट जो कोर्ट है उसको नहीं है। यहाँ पर ये जो एक्विटल है वो 235 के अंदर दूसरा जो एक्विटल या कन्विक्शन आएगा उससे अलग है। If after taking the evidence for the prosecution, examining the accused and hearing the prosecution and the defense on the point, the judge considers that there is no evidence that the accused committed the offense, the judge shall record an order of acquittal। यहाँ पर जज, ये कौन से एक्विटल की बात हो रही है, यहाँ पर वो एक्विटल की बात हो रही है कि जिसमें चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने के अंदर कोई मटीरियल इरेगुलरिटी हो गई जिससे कि अक्यूज को प्रिजुडाइज हुआ। ठीक है, तो ये जो मटेरियल मिस्टेक्स होती है ये सिर्फ उसी के लिए एक्विटल है। 232 का जो प्रोविजन है, जो ट्रायल के बाद जो फाइनल जजमेंट आता है ये वो नहीं है, वो 235 में आएगा। सेक्शन 233 है एंटरिंग अपॉन डिफेंस। वेयर द अक्यूज इज नॉट एक्विटेड अंडर सेक्शन 332 he shall be called upon to enter on his defense and adduce any evidence he may have in support thereof। ये क्या था, अक्यूज जो अपने विटनेसेस लेकर के आता है, ये वो स्टेज है 233 का। If the accused puts in any written statement, the judge shall file it with the record। 3, if the accused applies for the issuance of any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or thing, the judge shall issue such process unless he considers for reasons to be recorded that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice। अगर अक्यूज को कोई विटनेस प्रोड्यूस करना है और वो विटनेस सीधे अक्यूज के कहने पर नहीं आने वाला है तो वो एप्लीकेशन लगाएगा कि जो विटनेसेस है उसको समन्स इशू किया जाए, या फिर उसको कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है और वो डॉक्यूमेंट किसी थर्ड पार्टी के पोजीशन में है तो उसमें कोर्ट उसको भी समन्स इशू कर सकती है कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। लेकिन ये एप्लीकेशन कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है। कब रिजेक्ट कर सकता है, जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो ट्रायल के लिए जरूरी नहीं है या फिर ये सिर्फ ट्रायल को डिले करने के जो इरादे से एप्लीकेशन की गई है। सेक्शन 234 है आर्ग्यूमेंट। When the examination of the witnesses, if any, for the defense is complete, अब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस ओवर हो गया, उसने क्लोजिंग प्रोसेस लगा दिया, फिर 233 के अंदर डिफेंस ने अपना एविडेंस शुरू किया, उसने क्लोजिंग प्रोसेस लगा दिया,
उसके बाद होगा आर्ग्यूमेंट. When the examination of the witnesses, if any, for the defense is complete, the prosecutor shall sum up his case, and the accused or his pleader shall be entitled to reply, provided that where any point of law is raised by the accused or his pleader, the prosecution may, with the permission of the judge, make his submissions with regard to such point of law. तो पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर्ग्यू करेगा और उसके बाद उसका जो रिप्लाई होगा आर्ग्यूमेंट का वो अक्यूज देगा, और अगर अक्यूज ने अपने आर्ग्यूमेंट में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज किया है तो वापस से पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको आर्ग्यू करेगा, सबमिशन करेगा. जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन. After hearing arguments and the points of law, if any, the judge shall give the judgment in the case. If the accused is convicted, the judge shall, unless he proceeds in accordance with the provisions of section 360, hear the accused on the question of sentence and then pass sentence on him according to law. ठीक है, जज को क्या करना है, अगर वो 360 जो प्रोबेशन का बेनिफिट है सीआरपीसी के अंदर वो अगर अक्यूज को दे रहा है, तब उसको अक्यूज को सुनने की जरूरत नहीं है फॉर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट. ठीक है, अदरवाइज वो उसको क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए सुनना जरूरी है. प्रीवियस कन्विक्शन 236. In a case where a previous conviction is charged under the provisions of subsection 7 of section 211, ये मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिसके अंदर पहली कन्विक्शन के अंदर ऑफेंस जो पनिशमेंट है वो कम होती है, लेकिन सेकंड जो ऑफेंस होता है उसके लिए या थर्ड ऑफेंस होता है उसके लिए पनिशमेंट बढ़ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर ये सेक्शन सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 211 की बात है, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर आरोपी कोई दूसरा गुना करता है पहला कन्विक्शन होने के बाद तो उसको ज्यादा सजा होगी. ऐसे काफी सारे जो प्रोविजंस है वो आईपीसी के अंदर, एनडीपीएस एक्ट में और अदर स्पेशल एक्ट्स के अंदर है. तो उस केस के अंदर अक्यूज जो है वो अगर डिनाई करता है, क्या डिनाई करता है, ये डिनाई करता है कि उसको पहले केस में सजा नहीं हुई है, तब जज क्या करेगा, वो पहले केस के अंदर उसको सजा हुई है या नहीं हुई है उसका एविडेंस भी ले लेगा. वो उसका एविडेंस कैसे ले लेगा, फॉर प्रोडक्ट बाय प्रोडक्शन ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट कन्विक्शन ऑर्डर. ठीक है, सेक्शन 237 है प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199(2). ठीक है, ये कौन से सारे केसेस थे, जनरली जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वो ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं, उसके बाद सेशंस कोर्ट में उसको कमिट किया जाता है. लेकिन यहाँ पर ये जो 199(2) की बात है, ये डिफामेशन के केसेस हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर पब्लिक अथॉरिटी जो है उसका जो डिफामेशन किया गया है तो उसका केस जो है सीधा सेशंस कोर्ट में चलता है. ये उस केस की रिलेटेड प्रोसीजर है. सबसेक्शन 1 है अ कोर्ट ऑफ सेशंस टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 199 शेल try the case in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted otherwise than on a police report before the court of magistrate. तो जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर जो केस होते हैं, कौन से केस, वारंट ट्राइबल केस, इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, जो चार्जशीट के बिना जो फाइल होते हैं प्राइवेट कंप्लेंट, ये उसकी बात है. Provided that the person against whom the offence is alleged to have been committed shall, unless the court of sessions for reasons to be recorded otherwise directs, be examined as a witness for prosecution. मतलब ये कौन से लोग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर है, उन लोगों की बात है. अगर कोर्ट को उनको लगता है कि उनको एग्जामिन करना है तो वो रीजंस रिकॉर्ड करके उसको बुला सकते हैं. उसको डायरेक्टली कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता एज अ विटनेस. ओके, सब सेक्शन 2 है एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन कैमरा इफ ईदर पार्टी देयर टू सो डिजायर्स और इफ द कोर्ट थिंक्स फिट टू डू सो. अगर कोर्ट को लगता है कि इन कैमरा ट्रायल होनी चाहिए तो वो हो सकती है. सब सेक्शन 3 है if in any such case the court discharges or acquits all or any of the accused and is of opinion that there was no reasonable ground for making the accusation against them or any of them, it may by its order of discharge or acquittal direct the person against whom the offence was alleged to have been committed, other than the president, vice president or the governor of the state or the administrator of a union territory, to show cause why he should not pay the compensation to such accused or to each or any of such accused when there are more than one.
ठीक है, मतलब कोर्ट उनको बोलेगी शोकोज नोटिस दे करके कि आपने जो है जो गलत एलिगेशन लगाया अक्यूज के ऊपर, तो उसके लिए आप क्यों अक्यूज को कॉम्पेंसेशन नहीं दो। ये ऑर्डर हो सकता है किनके खिलाफ ये ऑर्डर नहीं हो सकता है, तो जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर है उनके खिलाफ ये ऑर्डर नहीं हो सकता कॉम्पेंसेशन देने का। बाकी हर एक व्यक्ति के खिलाफ, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट है उनके खिलाफ हो सकता है। ठीक है, अब सब सेक्शन 4 है। सब सेक्शन 4 इतना ही सिर्फ अपने आप देखोगे तो सब सेक्शन 4 है, उसमें सिर्फ यही बताया कि जो कॉम्पेंसेशन उनको देना है वो 1000 रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, सब सेक्शन 5 है, compensation awarded under subsection 4 shall be recovered as if it were a fine imposed by a magistrate. Subsection 6 है, no person who has been directed to pay compensation under subsection 4 shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made under that section. अब इसके अंदर प्रोवाइजो भी है कि वो सिविल प्रोसीडिंग कर सकता है वगैरह वगैरह। Subsection 7 है, the person who has been ordered under subsection 1 to pay the compensation may appeal to the from the order insofar as it relates to the payment of compensation to the high court. अगर compensation देने का order हुआ है तो उसकी अपील subsection 7 में होगी, सीधी high court में होगी। 8 है, when an order for payment of compensation to an accused person is made, the compensation shall not be paid to him before the period allowed for presentation of the appeal has elapsed or if an appeal is presented before the appeal has been decided. तो जो अपील करने का जो पीरियड है, ठीक है, तब तक उसको कोई कॉम्पेंसेशन का पैसा जो है अक्यूज उसको नहीं दिया जाएगा, और अगर अपील हो गई है तो अपील डिसाइड हो जाएगी, उसके बाद ही उसका पैसा दिया जाएगा। ओके, अब चैप्टर 19 है, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब इसके अंदर भी 2 हेड है। जो पहला हेड है ए, दैट इज केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, मतलब ये वो केसेस की बात है कि जिसके अंदर चार्जशीट फाइल हुई थी। सबसे पहले सेक्शन 238 कंप्लायंस विद सेक्शन 207। ठीक है, सेक्शन 207 क्या कहती थी कि जब आरोपी को आपके पास लाया जाता है तो चार्जशीट की कॉपी और जो जो विटनेसेस के स्टेटमेंट है वो सारी कॉपी अक्यूज को दी जाएगी। तो ये सेक्शन 207 का कॉम्प्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका जो है मैजिस्ट्रेट वेरीफाई करेगा। उसके बाद आएगा सेक्शन 239 व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। ये है मैजिस्ट्रेट ट्राइबल ऑफेंस के अंदर जिसमें चार्जशीट होती है, उसमें डिस्चार्ज का प्रोविजन है, जैसा कि सेशंस कोर्ट के अंदर 227 का था। If upon considering the police report and the documents sent with it under section 173 and making such examination if any of the accused as the magistrate thinks necessary, and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considers the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused and record his reasons for doing so. ठीक है, अक्यूज अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज को डिस्चार्ज कर देना चाहिए तो वो रीजन देगा राइटिंग के अंदर और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर सकता है। दिस पावर इज अवेलेबल विद द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ओके, सेक्शन 240 है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इसको डिस्चार्ज नहीं करने जैसा है, सफिशिएंट एविडेंस है, तो क्या करेगा, वो चार्ज फ्रेम करेगा, दैट इज अंडर सेक्शन 240। if upon such consideration, examination, if any, and the hearing, the magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offense triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which, in his opinion, could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused. अगर ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वो ऑफेंस, तभी मैजिस्ट्रेट उसका चार्ज फ्रेम करेगा। सबसेक्शन 2 है, द चार्ज शैल देन बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज और क्लेम्स टू बी ट्राइड। आगे जो सेशंस कोर्ट का प्रोविजन था बिल्कुल सिमिलरली आइडेंटिकल वही प्रोविजन है कि चार्ज उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, रेड किया जाएगा और उसको पूछा जाएगा वेदर यू एक्सेप्ट दिस चार्ज, आप इस चार्ज को स्वीकार करते हैं या आप केस चलाना चाहते हैं। 241 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, अगर अक्यूज बोलता है कि उसको चार्ज एक्सेप्ट है, ठीक है, तो वो उसको कन्विक्शन होगा व्हेन ही प्लीड्स गिल्टी। ओके, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, अब जब अक्यूज जो है वो डिनाई करता है कि मुझे जो चार्ज एक्सेप्ट नहीं है, मैं केस चलाना चाहता हूं, ये तब का प्रोसीजर है।
If the accused refuses to plead or does not plead or claims to be tried or the magistrate does not convict the accused under section 241, the magistrate shall fix a date for examination of a witness, provided that the magistrate shall supply in advance to the accused the statement of witnesses recorded during the investigation by the police. ठीक है, witnesses को बुलाया जाएगा और उनको एग्जामिन किया जाएगा. Subsection 2 है, the magistrate may on the application of the prosecution issue a summons to any of the witnesses directing him to attend or to produce any document or other thing. On the date so fixed, the magistrate shall proceed to take all such evidences as may be produced in support of the prosecution. जो भी prosecution ने अपने support में evidence दिए गए हैं वो सारे evidence जो है लिए जाएंगे. उसमें प्रोवाइजो है जैसा कि सेशंस ट्राइबल ऑफेंस में था कि उसका क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उसको अभी डिफर करने की जरूरत है तो क्रॉस एग्जामिनेशन को डिफर किया जा सकता है और विटनेसेस को रिकॉल किया जा सकता है. 243 है एविडेंस फॉर डिफेंस. यहाँ पर सेक्शन 232 का जो पावर सेशंस कोर्ट का था कि चार्ज या फिर मटेरियल इरेगुलरिटी हुई है ट्रायल के अंदर तो सीधा उसको एक्विटल कर दे, ये पावर मैजिस्ट्रेट को नहीं है. 233 के अंदर जो सेशंस कोर्ट को पावर थे वो, तो उसके बाद सीधा क्या आ जाएगा, एविडेंस फॉर डिफेंस. मतलब अपना जो एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन क्लोज हो जाएगा, वो लोग क्लोजिंग प्रोसेस देंगे, उसके बाद डिफेंस का जो है विटनेस स्टार्ट होगा. द अक्यूज्ड शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस and produce his evidence, and if the accused puts in any written statement the magistrate shall file it with the record. ठीक है, अगर अक्यूज जो भी विटनेसेस है एविडेंसेस है वो दे सकता है, और अगर वो रिटर्न स्टेटमेंट देना चाहे अपनी खुद की जुबानी देना चाहे तो वो भी दे सकता है. 2. If the accused after he had entered upon his defense applies to the magistrate to issue of any process for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross examination or the production of any document or other thing, the magistrate shall issue such process. अगर अक्यूज को एप्लीकेशन देता है कि किसी विटनेस को उसको बुलाना है, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी के पोजीशन में कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करवाना है, तो वो भी मैजिस्ट्रेट को अप्लाई कर सकता है, और मैजिस्ट्रेट जो है समन इशू करेगा उसके अक्यूज के विटनेसेस को बुलाने के, डिफेंस विटनेस बुलाने का, और डॉक्यूमेंट मंगाने के लिए भी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है. ये एप्लीकेशन कब रिजेक्ट हो सकती है कि जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये एप्लीकेशन की हुई है वो वैक्सेशियस है, या डिले करने के ग्राउंड से, या एंड ऑफ द जस्टिस है, उसको डिफीट करने के रीजन से की गई है, तब वो उसको रिजेक्ट कर सकता है. ओके, इसमें भी प्रोवाइजो है. प्रोवाइजो के बाद सब सेक्शन 3 है, द मैजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस on an application under subsection 2 require that a reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purpose of the trial be deposited in court. ठीक है, यहाँ पर मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे सकता है अक्यूज को कि जो विटनेसेस को बुलाना है उसका कॉस्ट आप पहले से पे करो. ओके, अब यहाँ से जो बी सेक्शन से केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट. ठीक है, ये वो प्राइवेट केसेस की बात है कि जिसके अंदर चार्जशीट फाइल नहीं होती है. मतलब जो एफआईआर, बिगर एफआईआर के अगेंस्ट जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल होती है, ये उस केस के रिलेटेड प्रोसीजर है कि प्राइवेट कंप्लेंट कैसे चलेगी. ओके, इसमें सीधा आएगा एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन. व्हेन इन एनी वारंट केस instituted otherwise than a police report, the accused appear or is brought before a magistrate, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidences as may be produced in support of the prosecution. Subsection 2 है, the magistrate may on the application of the prosecution issue a summons to any of the witnesses directing him to attend or to produce any document or thing. प्राइवेट कंप्लेन के अंदर चार्ज फ्रेम नहीं होता है. पहले प्राइवेट कंप्लेन के अंदर सबसे पहले विटनेस कंप्लेन को एग्जामिन होगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जो विटनेस उसको प्रोड्यूस करने हैं वो प्रोड्यूस होगा, उसका क्रॉस एग्जामिन होगा, या जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद एक सेक्शन आएगा 245 जिसमें वो सारा एविडेंस जो प्राइवेट कंप्लेन के अंदर कंप्लेनेंट ने दिया है उसके ऊपर से कोर्ट डिसाइड करेगी कि अक्यूज को डिस्चार्ज कर देना चाहिए या नहीं. तो जो प्राइवेट कंप्लेंट है उसके जो प्राइवेट कंप्लेंट होती है, वारंट ट्राइबल केसेस होते हैं, उसके अंदर डिस्चार्ज का सेक्शन है 245. ये तीनों जो सेक्शंस है, सेक्शन 227, 239 और 245, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये तीनों का बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है. अब 245 है, इफ अपॉन टेकिंग ऑल एविडेंस referred to in section 244
The magistrate considers for reasons to be recorded that no case against the accused has been made out, which, if unrebuted, would warrant his conviction. The magistrate shall discharge him. मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर जो एविडेंस उसने दिए गए हैं, बराबर है, उसके एविडेंस को देखते हुए भी कोई केस अक्यूज के खिलाफ नहीं बनता है, तो वो उसको क्या कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है. सबसेक्शन 2 है, nothing in this section shall be deemed to prevent a magistrate from discharging the accused at any previous stage of the case, if for the reasons to be recorded by the magistrate he considers the charge to be groundless. अगर उनको मैजिस्ट्रेट को ये जो अक्यूज ने एविडेंस दिया, कंप्लेनेंट ने जो एविडेंस दिया 244 के अंदर, उसके पहले भी अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है, वो एविडेंस देने के पहले भी, कि कोई चार्ज नहीं है, कंप्लेंट जो है वो गलत है, ग्राउंडलेस है, तो उसको वो उस स्टेज पर भी डिस्चार्ज कर सकता है. सेक्शन 246 से प्रोसीजर वेयर अक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज, अगर अक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया गया है तब क्या होगा. सबसेक्शन 1 है, इफ व्हेन द एविडेंस हैज बीन टेकन or at any previous stage of the case the magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offense triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused. उसके बाद वो चार्ज फ्रेम करेगा, एविडेंस लेने के बाद. The charge shall then be read and explained to the accused. ठीक है. उसके बाद सब सेक्शन 3 है, इफ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, अगर वो अक्यूज जो है अपना चार्ज को एक्सेप्ट कर लेता है, तो मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट, उसको सजा कर सकता है. सब सेक्शन 4 है, इफ द अक्यूज रिफ्यूज टू प्ली, अगर वो अक्यूज मना करता है कि मुझे केस चलाना है, और डज नॉट प्लीड और क्लेम्स टू बी ट्राइड, or if the accused is not convicted under subsection 3, he shall be required to state at the commencement of the next hearing of the case, or if the magistrate, or for reasons to be recorded in writing, so things fit, forthwith whether he wishes to cross-examine any, and if so, which of the witnesses for the prosecution whose evidence has been taken. ठीक है, मतलब आगे कंप्लेनेंट ने अपना एग्जामिनेशन दे दिया था, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गया था, उसके बाद चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम के बाद उसको पूछा गया आपको गिल्ट एक्सेप्ट है या नहीं, उसने मना किया, उसके बाद सीधा स्टेज क्या आएगा, विटनेस का फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन. यहाँ पर विटनेसेस का एग्जामिनेशन नहीं आएगा, एग्जामिनेशन तो उसका ऑलरेडी हो चुका है 244 के अंदर, यहाँ पर सीधा क्रॉस एग्जामिनेशन आ जाएगा. सबसेक्शन 5 है, इफ ही सेज he does so, the witness named by him shall be recalled, and after cross examination and re examination if any, they shall be discharged. ठीक है. अगर अक्यूज को यहाँ पर एप्लीकेशन देनी है, अक्यूज को कोर्ट को बताना है कि वो कौन से विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है. 6, the evidence of any remaining witnesses for the prosecution shall next be taken, and after cross examination and re examination if any, they shall also be discharged. ठीक है, यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया सब सेक्शन 5 के अंदर. उसके बाद अगर प्रोसिक्यूशन को लगता है कि कुछ और एविडेंस भी उसको देना है, कोई और विटनेस भी उसको बुलाना है, तो वो फिर से विटनेस को बुला सकता है. ये नए विटनेस को बुलाने की बात है. ठीक है, जो पुराना विटनेस आ चुके हैं उनको बुलाने की बात नहीं है. और जब वो विटनेस आ जाएंगे तो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और री एग्जामिनेशन होगा. 247 है, एविडेंस फॉर डिफेंस. ये जो ट्राइबल केसेस है, वारंट ट्राइबल केसेस अदर देन द पुलिस रिपोर्ट, उसके अंदर उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस का स्टेज क्लोज होगा, उसके बाद एविडेंस जो है अब एक्यूज अपना एविडेंस देगा. उसके बाद है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, acquittal or conviction. If in any case under this chapter in which a charge has been framed, the magistrate finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal. ठीक है, अगर उसको मैजिस्ट्रेट को लगता है कि accused guilty नहीं है, तो वो उसको acquittal का order देगा. Subsection 2 है, where in any case under this chapter the magistrate finds the accused guilty but does not proceed in accordance with the provisions of section 325 or section 360, he shall, after hearing the accused on the question of sentence, pass sentence upon him according to law. ठीक है, उसको जो है accused को सुनने के बाद कोई भी उसको conviction जो भी
मैजिस्ट्रेट को ठीक लगती है वो दे सकता है, अगर उसको प्रोबेशन का लाभ नहीं मिल रहा है तब। सबसेक्शन 3 है, वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर a previous conviction is charged under the provisions of subsection 7 of section 211 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the magistrate may, after he has convicted the said accused, take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon. ठीक है, ये मैंने आपको जो सेशंस कोर्ट में बताया था ये उसी तरह का है कि पहले कन्विक्शन के अंदर कम सजा है, सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में ज्यादा सजा है। ये उस केस की बात है जिसमें सेकंड टाइम पे मैजिस्ट्रेट ने उसको कन्विक्ट किया है, ठीक है, और कन्विक्शन के बाद उसको पूछा गया था कि आपको पहले कन्विक्शन हुआ था, आप इंक्वायर करने के लिए, और अक्यूज जो है मना करता है, तब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा या फिर एविडेंस से सेटिस्फाई करेगा कि अक्यूज को पहले कन्विक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। Absence of complaint and section 249, when the proceedings have been instituted upon complaint, ये private complaint की बात हो रही है, and on any day fixed for the hearing of the case, the complainant is absent and the offence may be lawfully compounded or is not cognizable offence, the magistrate may in his discretion, notwithstanding anything herein before contained, at any time before the charge has been framed, discharge the accused। ठीक है, अगर कंप्लेनेंट है वो प्रेजेंट नहीं होता है, अपना एविडेंस नहीं देता है, ठीक है, तो अक्यूज जो मैजिस्ट्रेट है उसको क्या कर सकती है, अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकती है। सेक्शन 250, कॉम्पेंसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूजेशन किया जो कंप्लेन फाइल हुई थी वो गलत तरीके से फाइल हुई थी, तब अक्यूज को जो कंपेंसेशन देना है ये उसके रिलेटेड प्रोसीजर है। इफ इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट or upon information given to a police officer or to a magistrate, one or more person is or are accused before a magistrate of any offence triable by magistrate, and the magistrate by whom the case is heard discharges or acquits all or any of the accused, and is of opinion that there was no reasonable ground for making the accusation against them or any of them, the magistrate may by his order of discharge or acquittal, if the person upon whose complaint or information the accusation was made is present, call upon him forthwith to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any of such accused when there are more than one, or if such person is not present, direct the issue of a summons to him to appear and show cause as aforesaid। मैजिस्ट्रेट जब उसको एक्विटल करता है अक्यूज को तब, और डिस्चार्ज करता है तब। ये दोनों केस में मैजिस्ट्रेट को लगता है कि गलत तरीके से अक्यूज को जो है गलत एक्यूजेशन लगा के कंप्लेंट की गई, तब उसको शो कोज नोटिस इश्यू कर सकता है कि आप अक्यूज को कॉम्पेंसेशन क्यों पे नहीं करिए। सब सेक्शन 2 है, द मैजिस्ट्रेट शेल रिकॉर्ड एंड कंसिडर एनी कोज विद सच कंप्लेनेंट और इंफॉर्मेंट में शो। ठीक है, कंप्लेनेंट या इंफॉर्मेंट जो है वो अपना बताएगा कि वो क्यों उसने कंप्लेन की थी, अपना जो सोकोज नोटिस का रिप्लाई देगा, और उसके बाद इफ ही सेटिस्फाइड, मतलब मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है दैट देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन, मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड मेक एन ऑर्डर फॉर कॉम्पेंसेशन टू सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फाइन ही इज एम्पावर्ड टू इम्पोज एज ही मे डिटरमिन be paid by such complainant or informant to the accused or to each or any of them। ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट फाइन कर सकता है मैक्सिमम सिर्फ उसी अमाउंट का कॉम्पेंसेशन भी दे सकता है। सबसेक्शन 3 है, द मैजिस्ट्रेट में बाय द ऑर्डर डायरेक्टिंग पेमेंट of the compensation under subsection 2 further order that in default of payment the person ordered to pay such compensation shall undergo सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। अगर वो फाइन पे नहीं करता है तो उसको 30 दिन की सादी कैद की सजा हो सकती है। 4, when any person is imprisoned under subsection 3 the provisions of section 68 and 69 of IPC shall so far as may be apply। अगर उसको imprisonment होता है in default of fine तो जो provision 68 और 69 of IPC में दिए गए हैं वो अप्लाई होंगे। सबसेक्शन 5 है,
No person who has been directed to pay compensation under this section shall, by reasons of such order, be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made or information given by him. ठीक है, यहाँ पर उसने फाइन तो भर दिया या सजा तो उसको हो गई, लेकिन उसके अलावा की जो उसकी जवाबदारी है, जैसे कि जो कंप्लेंट जो अक्यूज था वो उसके ऊपर डिफामेशन का या दूसरा कॉम्पेंसेशन का केस कर सकता है, या फिर उसने ऑन ओथ गलत जुबानी दी, जो है पुलिस को खोटी कंप्लेन करी, वो सारी लायबिलिटी तो वो उसके ऊपर रहेगी ही, और वो उसमें सेट ऑफ नहीं होगा। मतलब अगर वो जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है या अक्यूज्ड है उसके ऊपर वो सारे एक्शंस लेना चाहें तो वो सारे एक्शंस वो ले सकता है। Okay, 6 a complainant or informant who has been ordered under subsection 2 by a magistrate of the second class to pay compensation exceeding 100 rupees may appeal from the order if such complaint or informant had been convicted on a trial held by such magistrate, वो उसके ऊपर अपील भी कर सकता है। 7 है, when an order for payment of compensation to an accused person is made in a case which is subject to appeal under subsection 6, the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed, or if an appeal is presented before the appeal has been decided। ठीक है, मतलब जो कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर किया गया है कंप्लेनेंट को पे करना है अक्यूज को, वो अक्यूज को कब तक नहीं मिलेगा, जब तक जो अपील पीरियड है वो खत्म नहीं हो जाता, और अगर अपील हो चुकी है तो जब तक वो अपील डिसाइड नहीं होती तब तक वो पैसा उसको नहीं मिलेगा कंप्लेनेंट अक्यूज को। Subsection 8, the provisions of this section apply to summons cases as well as the warrant cases। ये जो provisions था इस पूरा section का 250 का, ये summons केस और warrant केस दोनों को apply होगा। ओके, ये चैप्टर 20 है, ट्रायल्स ऑफ समन्स केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। जो समन्स केसेस होते हैं, समन्स केसेस कौन से होते हैं, जिसके अंदर पनिशमेंट 2 साल से कम की होती है वो। ओके, सेक्शन 251 है, substance of accusations to be stated। When in a summons case the accused appear or is brought before the magistrate, the particulars of the offence of which he is accused shall be stated to him, and he shall be asked whether he pleads guilty or he may or has any defense to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge। ठीक है, मतलब जब अक्यूज समन्स केस में हाजिर होता है तब चार्ज फ्रेम नहीं होता, सिर्फ उसकी प्ली रिकॉर्ड होती है। दैट इज एज पर सेक्शन 251। 252, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अगर अक्यूज जो है अपनी प्ली के अंदर ऐसा बोलता है कि उसको जो है ये जो ऑफेंस है उसने किया है, उसके बेसिस पे उसको कन्विक्शन किया जाता है 252 के अंदर। इफ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the accused and may in his discretion convict him thereon। Section 253 है, conviction on plea of guilty in absence of accused in petty cases। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं क्या है, चलो पहले इसको समझ लेते कैसा है। Where a summons has been issued under section 206 and the accused desires to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate, and he shall transmit to the magistrate by post or by messenger a letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summons। ठीक है, ये क्या है, मतलब जो भी समन्स ट्राइबल केसेस होते हैं, समन्स ट्राइबल केसेस होते हैं, उसके अंदर जो समन्स इश्यू होता है, समन्स के अंदर ही लिखा जाता है कि अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, आपको इतना फाइन इसके अंदर होगा। ये कौन सी बात है, पीटी ऑफेंसेस की बात है, जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं, जो जिसमें सिर्फ फाइन किया जाता है, अक्यूज को जो है जेल में नहीं भेजा जाता। ठीक है, उस केस के अंदर जो समन्स इश्यू हुआ मैजिस्ट्रेट को समन्स व्यक्ति को समन्स मिलता है, तो वो समन्स लेने के बाद वो सीधा मैजिस्ट्रेट को बाय पोस्ट से या बाय लेटर से अपना प्ली जो है वो भेज सकता है, जिसमें वो ऑफेंस को एक्सेप्ट करेगा और साथ में अपना जो है साथ में वो फाइन की जो अमाउंट है जो उसमें बताई गई है वो भी सीधा पे कर देगा, जिसकी वजह से उसको कोर्ट में पर्सनली प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं रहेगी। सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 2 में ये बताया गया कि इस तरह का समन्स अक्यूज को मिला। अब वो अक्यूज क्या करता है,
डायरेक्ट जज को लेटर नहीं लेता है, ये पोस्ट से भी नहीं भेजता है, वो अपना एडवोकेट होता है, उसको अपना प्लीड जो है वो गिल्टी करके दे देता है, अपने एडवोकेट को अथॉरिटी दे देता है प्लीडर को, जिसमें ये बताया गया होता है कि आप जाके ये ऑफेंस जो मेरे को समन्स आया है आप इसका ऑफेंस एक्सेप्ट कर लो और फाइन उसका जो भी है आप उसका पे कर दो। ठीक है, तो ये सब सेक्शन 2 है जिसमें वो एडवोकेट के थ्रू अपना प्ली एक्सेप्ट करता है। सेक्शन 254 है प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। ठीक है, उसने प्ली जो हुआ था उसमें उसने ये कहा कि मुझे केस चलाना है। If the magistrate does not convict the accused under section 252 or 253, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be pronounced in support of the prosecution, and also to hear the accused and take all such evidence as he produces in his defense. ठीक है, मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पर जो है प्रोसिक्यूशन ने अपना एविडेंस दे दिया, अक्यूज ने जो है अपना एविडेंस दे दिया, दोनों का अपना अपना एविडेंस हो गया। यहाँ पर डिस्चार्ज की कोई बात नहीं आएगी समन्स केस के अंदर। समन्स केस के अंदर डिस्चार्ज का प्रोविजन है ही नहीं। सब सेक्शन 2 है द मैजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट on the application of prosecution or the accused issue a summons to any witness directing him to attend or to produce any document or other thing. Accused या फिर प्रोसिक्यूशन जो है उसके बिहाफ में कोई भी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है विटनेस को बुलाने की, और कोर्ट उसको विटनेस को बुला सकती है या किसी थर्ड पार्टी को डायरेक्शन भी दे सकती है कि आप इस कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए। सब सेक्शन 3 है अ मैजिस्ट्रेट में before summoning any witness on such application require that a reasonable expenses of the witnesses incurred in attending for the purpose of the trial be deposited in court. यहाँ पर प्रोसिक्यूशन हो या अक्यूज हो, दोनों विटनेस को बुला रहे हैं, जो भी बुला रहे हैं वो अपना अपना एक्सपेंसेस जो है कोर्ट में डिपॉजिट कराएंगे उस विटनेस को बुलाने का। अक्विटल और कन्विक्शन if the magistrate upon making the evidence referred to in section 254 and such further evidence if any as may in his own motion cause to be produced finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal. अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एविडेंस नहीं है उसको सजा देने के लिए तो उसका एक्विटल होगा। 2 where the magistrate does not proceed in accordance with the provisions of section 325 और 360 जो कि प्रोबेशन की बात है, he shall if he finds the accused guilty pass sentence upon him according to law, उसको according to law सजा की जाएगी। सब सेक्शन 3 है a magistrate may under section 252 or section 255 convict the accused of any offense triable under this chapter which from the facts admitted or proved he appears to have committed, whatever may be the nature of the complaint or summons, if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby. ठीक है, उसको कन्विक्शन कर सकता है जब मैजिस्ट्रेट को लगे कि सफिशिएंट एविडेंस है। 256 नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट ड्यूरिंग ट्रायल, अगर कंप्लेनेंट हाजिर नहीं रहता है समन्स केस के अंदर या फिर जो है आपकी कंप्लेनेंट का डेथ हो जाता है, if the summons has been issued on complaint and on the day appointed for the appearance of the accused or by any subsequent thereto to which the hearing may be adjourned, the complainant does not appear, the magistrate shall, notwithstanding anything herein before contained, acquit the accused unless for some reason he thinks it proper to adjourn the hearing of the case to some other day. अगर complainant नहीं आता है तब अक्यूज जो है उसको एक्विट कर सकता है या फिर किसी और दिन मैटर को एडजर्न भी कर सकता है। Provided that where the complainant is represented by a pleader or by officer conducting the prosecution, or where the magistrate is of opinion that the personal attendance of the complainant is not necessary, the magistrate may dispense with the attendance and proceed with the case. अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उसके पर्सनली हाजिर रहने की जरूरत नहीं है और उसका एडवोकेट जो है वो प्रेजेंट है तो उसकी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकता है। The provisions of subsection 1 shall so far may be apply also to cases where non-appearance of the complainant is due to his death. अगर कंप्लेनेंट एक्सपायर हो चुका है तब भी वो प्रोविजंस लागू पड़ेंगे। 56 सबसे हाजिर नहीं रहता है।
257, withdrawal of complaint. If a complainant at any time before a final order is passed in any case under this chapter satisfies the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. ठीक है, मैजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगानी होगी कि ये केस अब विड्रॉ करने की परमिशन दो, और अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होगा तो वो विड्रॉ करने की परमिशन दे सकता है। वो विड्रॉल कंप्लेंट हो जाएगी तो अक्यूज क्या होगा, एक्विटल हो जाएगा। 58 part to stop proceedings in certain cases. In any summons instituted otherwise then upon complaint, a magistrate of the first class or the previous sanction of the or with the previous sanction of the chief judicial magistrate, any other judicial magistrate may, for reasons to be recorded by him, stop the proceeding at any stage. And where such stop proceeding is made after the evidence has been recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other case release the accused, and such release shall have the effect of discharge. ठीक है, किसी भी स्टेज पर समन्स केस के अंदर अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है या फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है पहले से उसको सैंक्शन देता है, मतलब मैजिस्ट्रेट को लगता है उसके पास, उसको क्या करना पड़ेगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पहले से सैंक्शन लेनी पड़ेगी, तब वो क्या करेगा, प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देगा। जहां पर भी प्रोसीडिंग है वहां पर प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देगा, प्रोनाउंस और जजमेंट प्रोनाउंस नहीं करेगा। और ये जो एविडेंस है इसके अंदर, जो प्रिंसिपल विटनेसेस है उनका अगर एविडेंस आ चुका है तो वो क्या करेगा, जजमेंट प्रोनाउंस करेगा एक्विटल का। ठीक है, और जब वो एक्विटल का जजमेंट प्रोनाउंस करेगा तो उसका इफेक्ट कैसे होगा, जैसे कि अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बेसिकली अगर अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ एक्विटल नहीं माना जाएगा, तो उसके ऊपर जो रिवीजन होता है वो होगा। सेक्शन 259 है, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन्स केसेस इनटू वारंट केसेस। मैजिस्ट्रेट को पावर है कि कोई समन्स केसेस है उसको वारंट केस में कन्वर्ट कर दिया जाए। कब किया जाए, when in the course of the trial of a summons cases relating to an offence punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, जिसमें 6 महीने से ज्यादा की सजा की जोगवाई है, सिर्फ वही केसेस में ये लागू पड़ेगा। It appears to the magistrate that in the interest of justice the offence should be tried in accordance with the procedure for trial of warrant cases. Such magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by this court for the trial of warrant cases and may recall any witnesses who may have been examined. अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस केस के अंदर जो है वारंट ट्राइबल की तरह ट्रायल चलनी चाहिए, तब वो क्या करेगा, ऑर्डर करके उसको वारंट ट्राइबल केस में कन्वर्ट कर देगा। अब जब वो वारंट ट्राइबल केस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका फिर से शुरुआत पूरा होगा। मतलब सबसे पहले क्या होगा, वारंट ट्राइबल केस के अंदर अक्यूज को डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे और डॉक्यूमेंट देने के बाद चार्ज फ्रेम होगा। ओके, तो आज चैप्टर 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 259। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से हम लोग सेक्शन 260 से लेंगे, और कल से जो है एविडेंस एक्ट जो है इल्मा अंसारी करके, जो राजस्थान के अंदर जुडिशियल की एग्जाम्स लेते हैं ऑलरेडी, जो लेक्चर्स होते हैं जुडिशियल सर्विसेज के, ठीक है, वो उनकी खुद की क्लासेस है, वो क्लासेस चलाते हैं। वो कल से 3 दिन तक जो है आपका एविडेंस एक्ट लेंगे और पूरा एविडेंस 3 दिन के अंदर वो खत्म करेंगे। ओके।